तो आज से ही हम लोग साइंस का सबसे पहले जीव विज्ञान शुरू कर रहे हैं। तो जीव विज्ञान हम लोग शुरू से ही चलेंगे, बिल्कुल शुरू से ही। तो जीव विज्ञान के बारे में हम लोग जहाँ तक जानते थे, जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहते हैं। और यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का मतलब क्या किया जाता है, तो अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जीवधारियों का मतलब अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत। ठीक है, बायोलॉजी शब्द जो है तो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है बायो और दूसरा का नाम है लोगोस। ठीक है, तो बायो शब्द का मतलब क्या होता है, क्या बताएंगे? बायो शब्द का अर्थ की बात करेंगे तो जीवन होता है। क्या होता है, ध्यान में रखेंगे। बायो शब्द का अर्थ का क्या बात करें, लाइफ होता है या फिर जीवन होता है। क्या होता है, तो लोगों की अर्थ की बात करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, लोगों की अर्थ की बात करेंगे। क्या होता है, स्टडी होता है। क्या होता है, स्टडी होता है। ठीक है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं जीवन के अध्ययन ही मतलब क्या कहलाता है, तो बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रश्न जो हमसे जो पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब प्रश्न हमसे क्या पूछा जाता है, बड़ा कर दूं क्या, स्क्रीन देखने में दिक्कत हो रही है? बोलेंगे तो मैं बड़ा भी कर सकता हूँ। ठीक है, बड़ा कर दूं? ठीक है, आई थिंक अब अच्छे से दिख रहा होगा। सही है। यस यस सर। हाँ चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हाँ मैंने सर, बताया दिख रहा आपको है। जीव विज्ञान के बारे में हम लोगों ने बात किया, जिसको बायोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा, विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, तो आप बताएंगे जीव विज्ञान। ठीक है, बायोलॉजी शब्द के बारे में हम लोगों ने पढ़ा से दो अक्षरों से मिलकर बना। एक मतलब बायो होता है जिसका मतलब लाइफ होता है, जीवन होता है। दूसरा जो होता है लोगोज होता है जिसका अर्थ क्या होता है, स्टडी होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, चलेंगे। अब उसके बाद हम चलेंगे, अर्थात जीवन का अध्ययन ही मतलब बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब हम लोगों को पता है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये प्रश्न आपके लिए जरूरी रहने वाला है। लैमार्क ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किया था। किसने किया था, लैमार्क ने किया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जो कि मतलब फ्रांस का रहने वाला था। लैमार्क कहाँ का रहने वाला था, फ्रांस के रहने वाला था। इसने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का मतलब क्या किया, प्रयोग किया। उसके बाद एक व्यक्ति और जो था जिसका नाम था ट्रेवी रेनस। ठीक है, ट्रेवी रेनस जर्मनी का नामक था। इसने भी मतलब 1801 में मतलब क्या किया, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया ठीक है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क ने और ट्रेवी रेनस ने मिलकर किया, जो कि जर्मनी का ट्रेवी रेनस था। लैमार्क की बात करेंगे, फ्रांस का था। अब यहाँ पे जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं आप लोग जानते हैं। एपीकल्चर किसका अध्ययन होता है, एपीकल्चर? मधुमक्खी पालन। बिल्कुल ठीक है, मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, सेरीकल्चर किसको बोलते हैं, सेरीकल्चर? रेशम कीट पालन। ये रेशम कीट पालन। ठीक है, पीसी कल्चर किसको बोलते हैं, पीसी कल्चर? मत्स्य पालन। मत्स्य पालन का मत्स्य अध्ययन। पालन। ठीक है, बहुत कल्चर का मतलब ही वो मतलब पालना होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। माइकोलॉजी, लॉजी जिसमें लगेगा उसका अध्ययन होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब माइकोलॉजी क्या होता है, माइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है, कवकों का अध्ययन। कवक का कवक का अध्ययन। अध्ययन माइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है, फाइकोलॉजी? शैवाल का शैवाल। अध्ययन। बिल्कुल, किसका अध्ययन होता है, तो शैवाल का अध्ययन जो होता है फाइकोलॉजी होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, किस ध्यान में रखना है, किसका अध्ययन होता है, तो शैवाल के अध्ययन जो होता है फाइकोलॉजी होता है। ठीक है, एंथोलॉजी किसका अध्ययन होता है, एंथोलॉजी? पुष्पों का अध्ययन। बिल्कुल, पुष्पों के अध्ययन की बात करेंगे तो एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, पोमोलॉजी किसका अध्ययन होता है, पोमोलॉजी? फलों का अध्ययन। बिल्कुल, फलों का अध्ययन जो होता है पोमोलॉजी होता है, आप लोग जानते हैं। और ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन होता है, ऑर्निथोलॉजी? पक्षियों का अध्ययन। पक्षियों का अध्ययन जो होता है ऑर्निथोलॉजी। इक्थोलॉजी पूछा जाता है बाद में, इक्थोलॉजी, तो इक्थोलॉजी जो होता है मछलियों का अध्ययन होता है। और पिसीकल्चर जो होता है मछलियों का एक तरह से बोल पर पालन करना होता है। ठीक है, मत्स्य पालन। पालन जो होता है वो मतलब मछली में होता है। इक्थोलॉजी जो होता है मछलियों का अध्ययन होता है। ठीक है, एंटमोलॉजी बताइए किसका होता है, एंटमोलॉजी? कीटों का कीटों का कीटों अध्ययन। का बिल्कुल, अध्ययन। कीटों का एंटमोलॉजी। डेंड्रोलॉजी किसका होता है, डेंड्रोलॉजी क्या बताएंगे? वृक्ष और झाड़ियों का वृक्ष अध्ययन। वृक्षों झाड़ियों का एवं अध्ययन। झाड़ियों के अध्ययन जो होता है डेंड्रोलॉजी होता है। ठीक है, ओफियोलॉजी किसका होता है, ओफियोलॉजी? सर्पों का अध्ययन। सर्पों का बिल्कुल, अध्ययन। ओफियोलॉजी जो होता है सर्पों को होता है। बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, सौरोलॉजी किसका होता है, सौरोलॉजी? छिपकलियों का अध्ययन। छिपकली का अध्ययन। छिपकलियों का। उसी तरह सिल्वी कल्चर बताइए, सिल्वी कल्चर क्या होता है, क्या बताएंगे, सिल्वी कल्चर? काष्ठी काष्ठी पेड़ों का काष्ठी पेड़ों पेड़ों का का अध्ययन। संवर्धन को सिल्वी कल्चर बोला। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर? उद्यान बताइए विज्ञान। हॉर्टिकल्चर क्या होता है। बिल्कुल ठीक उद- है, उद्यान विज्ञान को क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, फलों की खेती को भी हॉर्टिकल्चर भी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फ्लोरिकल्चर तो जानते हैं क्या होता है, फूलों की खेती फूलों की होता है। ठीक है, खेती। अब यहाँ पे सारी चीजों को जब हम लोग पढ़ लिए तो जीव विज्ञान का विकास कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग थोड़ा
जानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कुछ चीजें उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो जीव विज्ञान का क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक जिसका नाम था अरस्तु। ठीक है, अरस्तु को एरिस्टोटल भी कहते हैं। ठीक है, तो एरिस्टोटल का जीवन काल की बात करें 384 से 322 के समय के काल में ही मतलब क्या होता है, जीव विज्ञान का मतलब क्या होता है, क्रमबद्ध तरीके से विकास होना प्रारंभ होता है। सब उन्होंने ही सब प्रथम पौधे एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। ठीक है, क्या हुआ सर जी? बीसी का भी अर्थ बताना, मुझे नहीं पता। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ईसा मसीह का जन्म की बात करेंगे तो ऐसा माना जाता है, ईसा का जगह ही निकाली है। जैसे देखेंगे ईसा मसीह, मान लीजिए ये सेंटर हो गया। ठीक है, सेंटर हो गया, यहाँ पे इसको 0 बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ। ठीक है, तो ईसा मसीह के जन्म से पीछे का जो समय जो होगा उसको बीसी बोलेंगे, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, और ईसा मसीह के जन्म की बात का समय जो बोलेंगे उसको बोलेंगे एडी बोलेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे बात हो रहा है कितना बीसी दिया हुआ था, अगर बोलेंगे 384 बीसी, डेट मीन्स क्या हुआ, ईसा मसीह के जन्म के मतलब क्या, 384 साल पहले। ठीक है, अगर अभी चल रहा है 2023 चल रहा है, डेट मीन्स आज से 2023 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, अभी जो है एडी है। ठीक है, अगर पूछेंगे 384 बीसी में जन्म हुआ था इसका, क्या नाम है इसका, अरस्तु का, तो आज से कितने वर्ष पहले जन्म हुआ था, तो अभी मतलब क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है। 2023 अगर घटाएंगे तो 0 पे पहुंच जाएंगे, यहां से शुरू हुआ था, और 384 बीसी है तो इसमें 384 जोड़ देंगे, मतलब इतना वर्ष पहले मतलब क्या होता है, एरिस्टोटल का जन्म हुआ था। ठीक है, समझ गए? ओके सर। क्लियर हुआ? ये मैंने जब छठा क्लास का जब पहला चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, 6 क्लास का, इसीलिए बोलते हैं एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। 6 क्लास का पहला चैप्टर में ही तिथि हमें क्या सिखाती है, यही चीज दिया हुआ है। ठीक है, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, देखेंगे क्या है, एनसीईआरटी का बहुत सारा वीडियो भी यूट्यूब पे डाला हुआ है। इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, और जंतु विज्ञान के जनक, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी दोनों को दोनों मतलब किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है किसे कहते हैं, तो अरस्तु को ही कहते हैं। ठीक है, अरस्तु। अब हम चलेंगे कुछ मतलब नियम और सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, उनके प्रवर्तक के नाम जरा देखेंगे तो आप देखोगे आनुवांशिकता सिद्धांत के मतलब किसे कहते हैं, आनुवांशिकता सिद्धांत किसने दिया था, मेंडल। मेंडल ने दिया था। मेंडल। ठीक है, बहुत सुंदर। जीव सिद्धांत किसने दिया था, जीव सिद्धांत डीएच डीएच मॉर्गन मॉर्गन। ने दिया। किसने, डीएच मॉर्गन ने दिया था। ठीक है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, क्या बताएंगे, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, ह्यूगो डी बिल्कुल, ब्रीज। हुगरो दी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है, जीव द्रव्य का सिद्धांत किसने दिया था, जीव द्रव्य का सिद्धांत, बिल्कुल हार्डविग इज द राइट, बिल्कुल हार्डविग ने दिया था। ठीक है, उपार्जित लक्षणों की अनुवांशिकता का नियम किसने दिया था, लैमार्क ने दिया था। ठीक है, अब प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत जिसको नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो बोलते हैं, ठीक है, इसने किसने दिया था, इसको प्राकृतिक चयनवाद का भी सिद्धांत कहते हैं, डार्विन ने दिया था। ठीक है, द्वि नाम पद्धति मतलब दो नाम होगा, ये किसने दिया था, केरोलस लिनियस। ठीक है, तो होमो अलग, सिपियंस अलग, इस तरह का नाम जो बांटा था इसको दो ही नाम पद्धति कहते हैं, किसने था, लिनियस ने दिया था। ठीक है, और डीएनए का द्विकुंडल मॉडल, ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल जिसको बोलते हैं, किसने तैयार किया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने तैयार किया था। किसने किया था, वाटसन एवं क्रिक ने तैयार किया था। एक बार फिर से रिपीट करवा दे रहा हूं, आनुवंशिकता का सिद्धांत जब आपसे पूछा जाए तो मेंडल बताएंगे, जीव सिद्धांत अगर पूछा जाए तो डीएच मॉर्गन बताएंगे, उत्परिवर्तन का सिद्धांत अगर आपसे पूछा जाएगा तो हुगरो डी ब्रिज बताएंगे, कोशिका सिद्धांत अगर पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे स्लाइडेन एवं स्वान थे, जीव द्रव्य सिद्धांत की बात करेंगे हार्टविक है, उपार्जित लक्षणों की वंशागुणिति का नियम की बात करेंगे लैमार्क हो जाएंगे, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत या फिर नेचुरल सिलेक्शन की बात करेंगे डार्विन हो जाएंगे, द्विनाम पद्धति की बात करेंगे कैरोलस लिनियस हो जाएंगे, और बात करेंगे डीएनए द्विकुंडन मॉडल जिसको डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं तो वाटसन एवं क्या हो जाएंगे, क्रिक हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब यहाँ से हमारा चैप्टर जो है यहाँ से प्रारंभ होता है, जो कि पहला चैप्टर जो था हमारा जो था यही से प्रारंभ होता है, जीव धारुओं का वर्गीकरण। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, जीव धारुओं का वर्गीकरण शुरू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अरस्तु जो था जीव धारुओं का वर्गीकरण दो पार्ट में किया था। किस पार्ट में किया था, अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया गया था। पहला जो रखा उसने जंतु समूह और दूसरा जो उसने रखा वनस्पति समूह। ठीक है, कौन कौन से रखे, तो एक उसने जंतु समूह बनाया, दूसरा जो था उन्हें वनस्पति समूह बनाया। ठीक है, लिनियस की एक पुस्तक है जिसका नाम है सिस्टमा नेचर। ठीक है, क्या नाम है,
सिस्टीमा नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को दो पादप जगत, ठीक है, एक द प्लांट किंगडम एवं जो था जंतु की एनिमल किंगडम में विभाजित कर दिया गया। तो जितने भी मतलब बात करेंगे जीवधारी थे, ठीक है, सिस्टीमा नेचरों में जो भी नेचर पढ़ेंगे तो उसमें मतलब इसने क्या किया, लिनियस ने दो भागों में सारे को बांट दिया। एक को रखा प्लांट किंगडम को हम लोग क्या बोलेंगे, पादप जगत बोलेंगे, और दूसरा का उसने जंतु किंगडम जैसे एनिमल किंगडम में उसने विभाजित कर दिया। जितने भी जीवधारी थे सारे को मतलब, या तो एक को उसने मतलब क्या माना, एक को उसने पौधा मांगा और दूसरे सारे को उसने जंतु माना। अभी बैक्टीरिया वगैरह ये सब नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे चलेंगे, ठीक है, आगे चलेंगे तो क्या होगा, लेकिन आगे चल के चीजें क्या होती बदल जाती हैं, ठीक है। अभी क्या था ये इसने जो लिनियस ने जो किया, ठीक है, लिनियस वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की गई उसी के आधुनिक वर्गीकरण की नींव पली। इसलिए आधुनिक वर्गीकरण का फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे बोलते हैं, तो लिनियस को ही कहा जाता है। लेकिन लिनियस ने दो ही बनाया था, एक बनाया प्लांट किंगडम और दूसरा क्या बना, एनिमल किंगडम। इसके समय ना तो बैक्टीरिया था ना तो फैंगी था, ये सब कुछ नहीं था, ठीक है। इसने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, दुनिया में जो भी जीव है या तो वो प्लांट है या फिर क्या है वो एनिमल्स है। तो इसने मतलब मुख्य रूप से अगर बात करेंगे तो इसने जो अरस्तु के जो चीजें जो थी उसी को इसने दोहराया, ठीक है। आप चलेंगे जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण, ठीक है, मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो इसने मतलब क्या, हिक्टेयर आता है, बोलता है परंपरागत जो द्विजगत वर्गीकरण जो था जो कि लिनियस ने किया था उसके स्थान पर अंततः विटेकर ने क्या किया सन 1969 में प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण ने ले लिया, ठीक है। तो बात करें विकेटर ने क्या किया था, 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत करता है और इसके अनुसार समस्त जीवों को, ठीक है, निम्नलिखित 5 जगत में उसने डिवाइड कर दिया, ठीक है। सबसे पहले बोला भाई साहब मोनेरा होगा, फिर बोला प्रोटिस्टा होगा, फिर बोला पादप होगा, फिर बोला कवक होगा, अब तब बोला से नहीं भाई साहब क्या होगा, जंतु होगा, ठीक है। तो इसने मतलब क्या किया, 5 जगत वर्गीकरण दिया। एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेंगे हिटेकर के द्वारा इनमें से कौन सा, ठीक है, जीवों का इनमें से कौन सा वर्गीकरण शामिल नहीं है, ठीक है। मोनेरा दे देगा, प्रोटिस्टा दे देगा, पादप दे देगा, कवक देगा, एक और भी कुछ दे देगा, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु, ठीक है। मतलब पादप और जंतु तो पहले से था लेकिन इसने मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक इसने क्या किए, बढ़ा दिए। अब हम लोग चलेंगे मोनेरा क्या होता है, तो देखें इस जगत में सभी प्रोक्रिएटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरियम तथा आर्की बैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। तनु में जीवाणु भी इसी जगत के भाग है, ठीक है। तो मोनेरा में सभी के सभी प्रोक्रिएटिक जीव आते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब प्रोटिक जीव जो होंगे एक कोषीय होंगे कि बहु कोषीय होंगे प्रोक्रिएटिक में, एक कोशिकीय, बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जिसमें कौन कौन जीवाणु भी आएंगे तो साइनोबैक्टीरियम भी आएंगे और आर्की बैक्टीरिया आएंगे, सारे के सारे किस में आएंगे, मोनेरा में आएंगे। पूछ देता है, ठीक है, जीवाणु किस वर्ग में आता है, साइनोबैक्टीरियम किस वर्ग में आते हैं, आर्की बैक्टीरिया किस वर्ग में आते हैं, जीवाणु को भी बैक्टीरिया ही कहते हैं, तो ध्यान में रखिएगा मोनेरा में आते हैं। किस में आते हैं, मोनेरा में आते हैं। सारे के सारे प्रोक्रियोटिक जीव जो होते हैं किस में आते हैं, मोनेरा में ही आते हैं। आप इसे क्या रखें, याद रखें, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे प्रोटिस्टा, ठीक है, क्या चलेंगे, प्रोटिस्टा में चलेंगे। तो प्रोटिस्टा में क्या होता है, इस जगत में विभिन्न प्रकार के एक कोषीय, ठीक है, प्राय जलीय और यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इस जगत में विभिन्न प्रकार के एक कोषीय प्राय खास करके जलीय, ठीक है, जलीय को क्या बोले, इक्वेटिक एनिमल बोलते हैं, यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पादप एवं जंतु के बीच, ठीक है, स्थित यूग्लिना इसी जगह में। पादप और जंतु के बीच की कड़ी जो ना तो ये तो पौधा है और नहीं तो ये जीव है, ठीक है, दोनों का बीच का कड़ी जो होता है यूग्लिना जो होता है किसमें आता है, प्रोटिस्टा में आता है, ठीक है। ये 2 प्रकार का जीवन पद्धति प्रदर्शन करता है। अभी देखेंगे 2 प्रकार का जीवन पद्धति प्रदर्शन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सूर्य के प्रकाश में, ठीक है, स्वपोषित हो जाता है, मतलब अपना भोजन खुद बना लेता है। और अपना भोजन कौन बनाता है, जंतु बनाते हैं कि पादप बनाते हैं, तो अपना भोजन तो पादप बनाते हैं ना, तो इससे पता चलता है क्या ये पादप है, ठीक है। लेकिन जब अगर बात करते हैं प्रकाश का जब अभाव होता है तो ये प्रकाश के अभाव में इतर पोषित इसके अंतर्गत साधारणतः प्रोटोजोआ आते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे तो देखेंगे तो यह 2 प्रकार के जीवन पद्धति प्रदर्शित करता है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित हो जाता है, प्रकाश के भाव में इतर पोषित इसके अंतर्गत साधारणतः प्रोटोजोआ भी आते हैं जिनसे मतलब इनका भोजन का काम इनका चल जाता है, ठीक है। तो यूग्लिना जो है तो दोनों का बीच का कड़ी है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब हम लोग पादप आएंगे। पादप इस जगत में प्राय सभी रंगीन बहुकोषीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित है। शैवाल, मॉस, ठीक है, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के
अंग में आते हैं, इसी जगत के अंग है, सारे के सारे पादप आते हैं। अब आते हैं काइटिन, सॉरी अब आते हैं कवक, आते हैं कवक का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फंगी बोलते हैं, फिर फंगस कहते हैं, ठीक है। इस जगत में यूकैरियोटिक तथा परपोषित, ठीक है, क्या आते हैं, परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं। परपोषी मतलब क्या है, भोजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रखना। हम लोग क्या है, हम लोग क्या है, परपोषी है, ठीक है। पौधा क्या है, पौधा क्या है, स्वपोषी है, ठीक है। हम लोग क्या है, तो हम लोग क्या है, परपोषी है, और पौधा क्या है, स्वपोषी है, ठीक है। पौधा स्वपोषी इसलिए क्योंकि वो अपना भोजन क्या होता है, खुद ही बना लेता है। हम लोग भोजन के ऊपर मुख्य रूप से या तो पौधे के ऊपर या फिर जंतु के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो कवक भी क्या है, कवक भी क्या है, प्रकार का परपोषी ही है। आप इसे याद रखें, जिनमें अपशोषण द्वारा पोषण होता है, ये सभी इतर पोषी होते हैं, ठीक है। जिनमें अपशोषण के द्वारा पोषण होता है, सारे के सारे इतर पोषी कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये प्रजीवी अथवा मृत्युजीवी होते हैं, ये प्रजीवी भी हो सकते हैं, मृतोजीवी भी। प्रजीवी का मतलब क्या, पैरासाइट, जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंड रखना। मृतोजीवी का मतलब क्या होता है, मतलब ये भी मतलब क्या होता है, मरे हुए सरे गले पौधा, सॉरी सरे गले जीवाश्म वगैरह जो होता है उसके ऊपर डिपेंड रखना, उसको मृतोजीवी कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसकी कोशिका भित्ति बार बार पूछी जाती है, तो इसकी कोशिका क्या आ गया, ये इसकी कोशिका भित्ति बार बार पूछी जाती है, तो इसका कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ठीक है। और काइटिन क्या है, तो एक प्रकार का जटिल सकरा होता है, इसको काइटिन बोलते हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान में रहेगा। आप पूछेंगे कवक का मतलब कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो क्या बताएंगे, काइटिन की। बिल्कुल, वेरी गुड, किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। आप इसे क्या रखें, ध्यान में रखें, ठीक है, बहुत सुंदर। अब आगे चलेंगे, लास्ट वाला जो 5 पढ़ रहे थे, अंतिम में क्या हमारा जंतु है, जिसको हम एनिमल कहते हैं, ठीक है। इस जगत में सही बहुकोषीय जंतु संभोजी, ठीक है, यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको, ठीक है, मेटाजोआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, जंतु को मेटाजोआ भी कहा जाता है। हाइड्रा की बात करेंगे, जेलीफिश की बात करेंगे, कृमि की बात करेंगे, सितारा की बात करेंगे, जिसको स्टार कहते हैं। मछली हो गया, सरीसृप जिसको रेप्टाइल्स कहते हैं। उभयचर की बात करें जिसको एम्फीबियंस कहते हैं। पंछी हो गया, स्तनधारी जिसको मैमल्स कहते हैं। सारे के सारे मतलब इसी जगत में आएंगे, ठीक है। तो सारे के सारे जंतु है, जंतु जो होते हैं इसी जगत में आते हैं, जो कि बहुकोषीय होते। क्या होता है, जंतु क्या होता है, बहुकोषीय होता है, ठीक है। साथ में बात करें वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति है, ठीक है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई की बात करेंगे जिसको स्पीसीज कहते हैं या फिर जाति कहते हैं, ठीक है। आप इसे याद रखें, ठीक है। अब यहाँ पे चलेंगे, अब जीवों का द्विनाम पद्धति निकाला गया, ठीक है। जैसे हमारा क्या है, मानव जाति को होमो सेपियंस कहते हैं, ठीक है, तो शुरू से नहीं कहा जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों नाम जो अलग अलग प्रस्तुत होता है, इसका क्या अर्थ है उसको देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत किसने किया, तो जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति की बात करेंगे तो 1753 में, ठीक है, कैरोलस लिनियस, ठीक है, बिल्कुल। तो कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने, जिन्हें वर्गकी का फादर कहा जाता है, जिसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, जिसने 2 जगत वाला दिया था, ठीक है, 2 जगत वाला, इसने प्लांट बताया था, एक बताया था एनिमल बताया था, ठीक है। ने जीवों की द्विनाम पद्धति प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम जो होता है लैटिन भाषा के 2 अक्षरों से मिलकर आता है, ठीक है। तो इसने बताया कि भाई साहब जितने भी जीवधारी जो है सभी का नाम क्या है, लैटिन भाषा का मतलब क्या है, 2 अक्षरों से मिलकर बने हैं, ठीक है। और इसने जो पहला नाम जो बताया, जिसका नाम क्या था, ये बोला पहला शब्द जो होता है वंश का नाम होता है। क्या होता है, पहला शब्द जो होता है वंश का नाम होता है, जिसको जेनेरिक नेम कहते हैं। क्या बोलते हैं, जेनेरिक नेम, ठीक है, ध्यान में। दूसरा नाम जो होता है जाति का नाम होता है, जिसका नाम क्या कहते हैं, स्पीसीज नेम कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्पीसीज नेम कहते हैं, ठीक है। वंश तथा जाति नामों के बाद, ठीक है, उस वर्गीय विध का वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है, जिसे सबसे पहले उस जाति को खोजा या फिर जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जैसे मानव की बात करेंगे तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या, होमो सेपियंस लीन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मानव का वैज्ञानिक नाम से समझाया तो मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस लीन है। और होमो क्या है, तो होमो आप देखोगे तो वास्तव में होमो जो है वंश का नाम है। क्या नाम है, होमो किसका नाम है, तो होमो आप देखोगे वंश का नाम है, ठीक है। उसके बाद पता चला सेपियंस, सेपियंस क्या है, सेपियंस की बात करेंगे जाति का नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लीन, लीन का नाम क्या है, लीन का मतलब होता है लीनियस होता है, ठीक है। लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ है कि सबसे पहले लीनियस ने जाति को होमो सेपियंस का नाम पुकारा है, ठीक है। तो अगर बात करेंगे किसी भी का 3 अक्षर का नाम होगा, अगर बात को होमो हो गया, सेपियंस होगा, लीन, तो होमो जो होगा क्या हो गया, तो होमो आप ध्यान रखें, होमो क्या होगा, तो होमो जो हो गया जाति का नाम हो गया, सॉरी होमो जाति का नाम, होमो किसका नाम होगा, होमो वंश का नाम होगा। क्या होगा, होमो क्या होगा, वंश का नाम होगा, बिल्कुल, होमो जो होगा वंश का नाम होगा, ठीक है। और सेपियंस की बात करें क्या होगा,
जाति का नाम हो जाएगा, ठीक है। लीन की बात होगा, जो इसको ढूंढेगा या फिर इसका नाम देगा, या फिर पहले का होगा या फिर बाद में वैज्ञानिक का नाम होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मतलब ये पद्धति मतलब क्या चलती है, ठीक है। तो सारे कुछों का हम लोग को बिलाटी नाम हम लोग से बार बार पूछा जाता है, ठीक क्या। तो एसआई के लिए बेनिफिशियल रहेगा या लास्ट में रहेगा इसका? एसआई के लिए ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एसआई के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, क्यों नहीं रहेगी बेनिफिशियल। आप चलते हम लोग आगे चलते, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, मनुष्य का नाम तो होमोसेपियंस है, आप लोग जानते हैं। मेढक का नाम क्या पूछा जाता है, रायना राना टिग्रीना। क्या है, फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का नाम क्या है, कैनिस फैमिलियास। ठीक है। गाय का नाम क्या है, मोस इंडिकस। का नाम क्या है, मस्का डोमेस्टिका। करने का तरीका बताओ, ठीक है। मेढक क्या करती है, टिटराती है ना, टिग्रीना याद रखिएगा। बिल्ली क्या होती है, घर में रहती है ना, डरपोक होती है, ठीक है। और डोमेस्टिका इसको कहते हैं, इसलिए घर में रहने वाले, ठीक है। कुत्ता क्या होता है, कुत्ता कैनाइन होता है। कैनाइन का मतलब दांत आपका कैनाइन होता है। कुत्ता के दांत देखिएगा बहुत नुकीला होता है, जो कि फाड़ने चीरने के लिए होता है, ठीक है। बिल्कुल, ठीक है। तो उसको कैनाइन बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए। फैमिलियर होता है ना, फैमिली के साथ काफी अधिक फैमिलियर हो जाता है, ठीक है। काउ इज द बॉस, ठीक है। काउ क्या है, बॉस है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप देखोगे, ठीक है, उससे बाद का जो वैदिक रीजन जो आता है, वो हमें काउ काफी अधिक इंपोर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया से याद रखिएगा, ठीक है, इंडस, ठीक है। मक्खी की बात करेंगे तो मक्खी को घरेलू मक्खी कहते हैं ना, तो मक्खी से तो एम से तो मस्का और डोमेस्टिका मतलब याद रहेगा, ठीक है। आगे तो आम का, ठीक है। आम की बात करेंगे तो मैंगीफेरा इंडिका सबको याद होगा। धान का याद रखिए, ठीक है। धान का क्या है, बिल्कुल ओराइजा सैटिवा, ठीक है। ध्यान। गेहूं की बात करेंगे, गेहूं का क्या है, व्हीट का ट्रैटिकम एस्टेबियम। ठीक है, ट्रिटिका एसेटिवियम, ठीक है। ध्यान। मटर का तो बहुत आसान है, ठीक है। ध्यान में, मटर का क्या है, पाइसम बहिबियम। पाइसम सेटेबियम। पाइसम एस्टेबियम, ठीक है। क्या है, मटर का क्या है, पाइसम एस्टेबियम है, ठीक है। चना का क्या है, साइसर एरिथ्रेनियम। बिल्कुल, ठीक है। शाइसर एरेंटियम जो है चना का, ठीक है। सरसों को मस्टर्ड बोलते हैं अंग्रेजी में। इसका क्या नाम है सरसों का, बारासिका कैम्पेस्ट्रिसा, ठीक है। एक बार और जरा देख लीजिए, बिल्कुल एक बार और सभी लोग देख लीजिए। मनुष्य का बताइए क्या होता है, आप लोग बताइए। होमोसेपियंस। मनुष्य का होमोसेपियंस, बहुत सुंदर, ठीक है। मेढक का राना टिग्रीना। आप हमें, ठीक है। बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका। क्या होता है, फेलिस डोमेस्टिका, ठीक है। डॉगी का कैनिस फैमिलियास। ठीक है। बहुत। गाय का मोस इंडिकस। मस्का डोमेस्टिका। मैंगीफेरा इंडिका। इंडिका, ठीक है। बहुत सुंदर। धान का और जो यार सटाइवा, ठीक है। बताइए गेहूं का सुंदर, ठीक है। आप चलेंगे आगे, ठीक है। गेहूं का बताइए, बता दिए। मटर का बताइए, मटर का पाइसम सेटाइवम। बताइए। एथिनिनम। साइसर एरेथिनम। सरसों का ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिसिस। ठीक है, ध्यान में रखिए। ठीक है। मटर को सरसों से मतलब तेल निकाले के कंप्रेस किया जाता है, ठीक है। तो उसी से इसको कंप्रेस मतलब उसको ना वो किया जाता है, पीसा जाता है, ठीक है। कंप्रेस किया जाता है, उससे आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। चना का कैसे याद करवाओ, चना का देखिए, चना सी से शुरू होता है, सी से यहाँ भी है, ठीक है। ध्यान सी एच। मटर का पी से शुरू होता है, पी से होता है, ठीक है। हाँ नहीं, चना इंग्लिश में CHAN है, CHAN है चना, ठीक है। मटर का पी से अरे कुछ बन नहीं रहा है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी तो ठीक ही है, पढ़ेंगे हो जाएगा। और दूसरी बात है अपने आप छट जाएगा। हाँ बिल्कुल, छाटने वाला भी तो रहता है ना। अब आते आगे, ठीक है। कोशिका के निर्माण जो होता है, अरे ये आगे चले गए क्या,
यस सर। यस नीचे आना है ना, दूसरा चैप्टर में, हाँ दूसरा चैप्टर में आना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कोशिका विज्ञान। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कोशिका विज्ञान। इससे बहुत सारा प्रश्न आता है। जीव द्रव्य जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया? क्या बताएंगे? जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया? पुरकिंजे ने किया। किसने किया? पुरकिंजे ने किया। कब किया? 1839 बिल्कुल ठीक है, 1839 में किया। ठीक है, कलम चेंज कर लूं क्या? नहीं सर ठीक है। नहीं ठीक है। ये कौन सा कलर? पिंक तो है नहीं आप लोगों का पसंद का? ठीक है, ब्लू सर। जीव द्रव्य कैसा होता है? यह एक तरह का गाढ़ा रंगीन पारभासी, ठीक है, लसलसा वजन युक्त पदार्थ होता है। जीव की सारी जैविक क्रिया इसी के द्वारा होती है। ठीक है, जीव की सारी जैविक क्रियाएं किसके द्वारा? तो जीव द्रव्य के द्वारा ही होती है। इसीलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बोलते हैं। ठीक है, जीवन का भौतिक अधिकार आधार कौन होता है? तो जीव द्रव्य होता है। ठीक है, और जीव द्रव्य को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। बिल्कुल, 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग जो होता है क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ध्यान में रखेंगे, यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। कहाँ पे रहता है? तो कोशिका में कोशिका एवं केंद्रक झिल्ली के बीच होता है, कोशिका द्रव्य होता है। उसके बाद बात करेंगे केंद्रक द्रव्य। ठीक है, ध्यान में रखेंगे क्या होता है? केंद्रक द्रव्य। ठीक है, केंद्रक द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। यहाँ पे 2 चीजें याद रखिए। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किसके बीच रहता है? कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच होता है। ठीक है, सॉरी, कोशिका द्रव्य किसके किसके बीच में होता है? तो कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में होता है। ठीक है, अब हम आते हैं केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य क्या होता है? तो केंद्रक के अंदर होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे जीव द्रव्य जो होता है 99% भाग जो होता है ना जीव द्रव्य का 4 पदार्थों से मिलकर होता है। जिसमें सर्वाधिक आप क्या देखोगे? तो ऑक्सीजन सर्वाधिक होता है 76%। ठीक है, दूसरे नंबर पे कार्बन होता है, फिर हाइड्रोजन होता है, फिर मतलब नाइट्रोजन होता है। अब इतना ही ध्यान रखिए, इस जीव द्रव्य में ऑक्सीजन की मात्रा 76% होती है। आपको इसको ध्यान में रखना, यही आपसे पूछा भी जाएगा। ठीक है, कितने परसेंट होती है? तो 76% होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब जीव द्रव्य में बात करेंगे ना, तो लगभग भाग की बात करें, इसमें 80% भाग जो होता है क्या होता है? जल ही होता है। क्या होता है? जीव द्रव्य में 80% भाग क्या होता है? जल होता है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात बताइए। तो अकार्बनिक 81 होता है, ये क्या होता है? 19 होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो 81:19 होता है। ठीक है, ध्यान में रखें, उल्टा दे देगा। ठीक है, गलती करवाने के लिए 19:81 भी दे देगा ऑप्शन में। ठीक है, और 81 क्या दे देगा? 19 भी दे देगा। ठीक है, तो आपको देख लेना है से क्या पूछ रहा है, पहले कार्बनिक है या फिर अकार्बनिक है। पहले अगर अकार्बनिक रहेगा तो अकार्बनिक 21 जाएगा। अकार्बनिक की बात करेंगे तो कितना? 19 जाएगा। अकार्बनिक अगर पहले रहेगा तो 19 और 81 हो जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए, वैसे अकार्बनिक और कार्बनिक ही पूछता है। ठीक है, तो क्या अकार्बनिक बड़ा है तो बड़ा वाला पहले करेंगे सर। बड़ा वाला 81। कार्बनिक में क्या शब्दों की संख्या अधिक है तो बड़ा वाला पहले हो जाएगा। ये भी आप लोग कर सकते हैं, याद करने का तरीका बढ़िया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कोशिकाओं के बाद में कोशिका देखेंगे। कोशिका को हम लोग जानते हैं सेल कहते हैं। ठीक है, सेल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कोशिका सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, सबसे छोटी है, कार्यात्मक भी है और संरचनात्मक इकाई भी है। ठीक है, कौन है? कोशिका है। ठीक है, अब बात करें एंटो वान लीवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा और इसका वर्णन किया। किसने किया? तो लीवेनहॉक ने कोशिका को पहली बार देखा और इसका वर्णन किया। ठीक है, आप हमें ये बताइए कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ठीक है, बताइए जरा, कोशिका के अध्ययन को क्या बोला जाता है? बिल्कुल, साइटोलॉजी की बात करेंगे तो कोशिका का क्या होता है? अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। याद ध्यान में आपको रखना है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेजी वैज्ञानिक का नाम बताइए, क्या नाम था जिन्होंने 1665 में कोशिका, बिल्कुल, तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में, जब भारत में 1665 में भारत में एक प्रमुख युद्ध हुई थी। कौन सी हुई थी? उसी समय मतलब कोशिका शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, कौन सी युद्ध हुई थी 1665 में? 1665 में 1965
राक्षसी टंगरी का युद्ध हुआ था विजयनगर राक्षस साम्राज्य से संबंधित, ठीक है। 1665 में भारत पाकिस्तान का युद्ध। अच्छा नहीं सर, चलिए गलती से। आगे चलेंगे। 1965 है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु की बात, ये बहुत बार प्रश्न पूछा। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कौन था, कौन है? से गैलीसेप्टिकामा, क्या नाम है? तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकामा सबसे छोटी कोशिका क्या है, जीवाणु है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होता है। सबसे छोटी पता हो गया। और सबसे लंबी की बात करेंगे तो तंत्रिका तंत्र की मतलब क्या होता है, कोशिका होता है, ठीक है। ठीक है, लंबी की बात करेंगे, लेकिन अगर सबसे बड़ी की बात करेंगे तो सबसे बड़ी कोशिका की बात करेंगे शुतुरमुर्ग की अंडे मतलब ऑस्ट्रिच एग की होती है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत 1839 में प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? लाइडेन और स्वान। के द्वारा आप देखोगे तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, ठीक है। यद्यपि इसका सिद्धांत ये बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। इन्होंने पर सिद्धांत का प्रतिपादन तो किया, लेकिन ये बताने में असफल रहे कि नई कोशिकाओं का मतलब क्या होता है, निर्माण कैसे होता है। तो पहली बार अगर बात करें बिरचो ने, ठीक है, किसने बात की? बिरचो ने 1855 में यह स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है। क्या होती है? कोशिका विभाजित होती है और कई नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं का विभाजन से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बिरचो ने 1855 इन बातों को स्पष्ट किया कि कोशिका क्या होती है, विभाजित होती है, ठीक है, ध्यान रखिए। क्या होता है, कोशिका क्या होती है, विभाजित होती है। और नई कोशिकाओं का निर्माण की बात करेंगे पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कोशिका सिद्धांत की मतलब जो प्रमुख बातें जो है उस पर भी जरा हम लोग देखेंगे। तो सभी जीव कोशिका एवं कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी जीव किससे बने हैं? या तो कोशिका से बने या फिर कोशिका के उत्पाद से सभी जीवों का निर्माण हुआ। बात के सभी कोशिकाओं की बात करेंगे तो सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही मतलब क्या होती है, निर्मित होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। अब आगे चलेंगे, तो आगे चलेंगे तो देखेंगे आप कोशिका निर्माण किस क्रिया से होता है। उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है, ठीक है। कोशिका के निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें न्यूक्लियस की, ठीक है, भूमिका होती है। अभिकर्ता होता है जिसको क्रिएटर भी बोलते हैं, किसको? तो केंद्रक को। अब कोशिका कितने प्रकार की हो सकती है आप लोग जानते ही है। दो प्रकार। दो प्रकार के, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। बिल्कुल, एक प्रोकैरियोटिक होगा, दूसरा क्या होगा, यूकैरियोटिक होगा, ठीक है। अब हम देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है। तो इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेगा किस कोशिका में हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं होता है, तो प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण इसमें क्रोमोटिन नहीं बनता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में देखेंगे इसमें हिस्टोन नामक क्या होता है, प्रोटीन नहीं होता है, जिसकी वजह से इसमें क्या नहीं बनता है, तो इसमें क्रोमोटिन नहीं बनता है, ठीक है। ध्यान रखें, केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, ठीक है। अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता, ठीक है। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होता। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता। क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में आप देखोगे केंद्रक नहीं होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। जीवाणु एवं निर्हरित शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं पाई जाती है। जीवाणु की बात करेंगे तो इसमें प्रोकैरियोटिक होता है कोशिका, नीलहरित शैवाल मतलब जीवाणु में केंद्रक नहीं होगा। क्या होगा, जीवाणु में क्या होगा, केंद्रक नहीं होगा, क्योंकि पूरे प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत ही आपको केंद्रक का मतलब क्या होता है, विभाज होता है। तो केंद्रक नामक कोई विकसित कोशिकांग इनमें होता ही नहीं है, ठीक है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, जिसके कारण क्रोमोटिन भी नहीं बनता है, ठीक है। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, अन्य कोई आवरण इसे घेरा हुआ नहीं रहता है, और इसमें केंद्रक की अनुपस्थिति होती है, ठीक है। जीवाणु एवं निर्हरित शैवाल की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। जी सर। अब आते हैं यूकैरियोटिक आते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक की बात करें, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली होती है, ठीक है। इसमें नहीं होता था ना, ठीक है। इसमें क्या होता है, दोहरी झिल्ली होती है, ठीक है। तो जिसके में दोहरी झिल्ली के आवरण पाए जाते हैं, केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। मतलब यूकैरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक पाया जाएगा। यूकैरियोटिक में क्या होगा, केंद्रक पाया जाएगा, ठीक है। जिसमें डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन से संयुक्त होने से बनी क्रोमोटिन होती है, ठीक है। डीएनए और हिस्टोन से बनने से मतलब जो संयुक्त रूप से बनना जो क्रोमोटिन जो होता है इसमें होता है। तो क्रोमोटिन भी होता है और साथ में आप देखोगे तो न्यूक्लियस भी होगा, जिसको केंद्रिका भी कहेंगे। तो दोनों को दोनों क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में नहीं होता था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या सर जी, ऊपर ऊपर से नहीं कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे अंतर करेंगे ना, तो एक पहले बार पढ़ोगे तो थोड़ा ऊपर ऊपर से निकलता है, अभी यहाँ पे अंतर करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कोशिका भित्ति की बात करेंगे, दोनों में होता है, ठीक है। कोशिका भित्ति क्या होता है, इसमें भी होता है, प्रोक्रिएटिक में भी होता है, यूकैरियोटिक में होता है, ठीक है। तो बात की कोशिका भित्ति जो होता है प्रोक्रिएटिक में जो होता है क्या, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जी सर। जबकि यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। जी माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो प्रोक्रिएटिक में होता ही नहीं है, जबकि इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक में होता है, ठीक है। यूकेरियोटिक में होता इंडोप्लाज्मिक है। रेटिकुलम, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे तो प्रोक्रिएटिक में नहीं होता है, ठीक है, क्या होता है, नहीं होता है। और जबकि इसमें बात करेंगे तो इसमें होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, होता है। ये प्रश्न एग्जाम में बीपीएससी कई बार पूछा है, इसको जरा सभी लोग रट लीजिएगा। प्रोक्रिएटिक में 70S पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में कितना पाया जाता है, 80S पूछा जाता है, ठीक है, याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम 70S राइबोसोम जो पाया जाता है किसे, प्रोक्रिएटिक में, ठीक है। और 80S राइबोसोम किसमें पाया जाता है, तो 80S राइबोसोम की बात के यूकैरियोटिक में पाया जा रहा है, ठीक है। ये वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, आप ही लोग बोल रहे हैं इसलिए आप लोग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला। अभी जितना लोग है उतना लोग सबसे पहले क्या कीजिए, होमवर्क को मतलब क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। होमवर्क ग्रुप को सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे लिखा हुआ है पीडीएफ से ऊपर में होमवर्क ग्रुप है, और ऊपर में यूट्यूब का भी लिंक है, वहीं पे चला जाएगा, तो इसको भी आप लोग दोबारा भी आप लोग सुन सकते हैं, आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा। एक बार में तो नहीं होने, क्लास के बाद एक बार सुन लीजिए, अब फिर कल पढ़कर आइए ना, तो फिर मजा आएगा। मैं रोज के रोज आपको पीडीएफ दे दूंगा, एक दिन पहले ही दे दूंगा। गोल्जी कॉ की बात करेंगे तो अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली तो इसमें पाया नहीं जाता है ना, जबकि इसमें पाया जाता है। लाइसोसोम की बात करेंगे वह भी इसमें अनुपस्थित होता है, जबकि इसमें उपस्थित होता है। डीएनए की बात करेंगे, डीएनए दोनों में होता है, ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है, इसमें एकल सूत्र के रूप में होता है, इसमें पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कशाभिका की बात करेंगे तो केवल एक तंतु होता है, जबकि इसमें कुल 11 तंतु होते हैं, ठीक है, तो इसमें एक होता है, इसमें 11 होता है। केंद्रिका इसमें नहीं होता, पहले भी बताया, इसमें क्या होता है, उपस्थित होता है। सेंट्रियोल की बात करेंगे, इसमें होता ही नहीं, जिसके इसमें उपस्थित होता है। श्वसन दोनों करते हैं, बिल्कुल श्वसन नहीं करेंगे तो जीव कैसे जीवित रहेगा, लेकिन ये प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा इनका शोषण होता है। इनका शोषण की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा शोषण होता है, किनको, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा शोषण होता है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। लिंग प्रजनन इसमें नहीं पाया जाता, ठीक है, इनमें नहीं पाया जाता लिंग प्रजनन, जबकि यूकैरियोटिक में पाया जाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण इसमें किसी किसी में होता है, जो कि बात करें किसके द्वारा था, थाइलेकाइड में होता है, ठीक। प्रकाश संश्लेषण प्रोक्रिएटिक में किसमें होता है, थाइलेकाइड में होता है, और जबकि इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है, पता ही आपको। कोशिका विभाजन की बात करें, दोनों में होता है, अर्धसूत्री प्रकार का होता है, जबकि इसमें अर्धसूत्री या फिर समसूत्री दोनों हो सकता है, ठीक है, या तो अर्धसूत्री होगा या फिर क्या होगा, समसूत्री होगा, ठीक है। इसमें सभी चीज अनुपस्थिति रहता है, लेकिन क्या क्या चीज इसमें प्रेजेंट आता है बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे प्लाज्मा श्वसन, इसमें प्लाज्मा झिल्ली, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण इसमें क्या, थाइलेकाइड के द्वारा, इसमें क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। बात करेंगे कोशिका विभाजन की बात करेंगे, इसमें अर्धसूत्री प्रकार का होता है, इसमें अर्धसूत्री समसूत्री दोनों होता है। बाकी बात के कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, इसमें सेलुलोज की बनी होती है। राइबोसोम की बात करेंगे, इसमें 70S होता है, इसमें बात के 80S होता है, ठीक है। डीएनए की बात करेंगे, इसमें एकल सूत्र के रूप में होता है, जबकि पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में होता है। कशाभिका की बात करेंगे तो केवल एक तंतु को होता है, जबकि इसमें क्या होता है, 11 तंतु का होता है, ठीक है। बाकी आई थिंक इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, बाकी इसमें 3-4 याद कर लीजिएगा ना, तो बाकी इसमें कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा, इसको वीडियो अपलोड करूंगा, तो एक बार सभी लोग इसको देखने का कोशिश करें। अब मेन पार्ट्स की बात करें, कोशिका भित्ति की प्रमुख भाग, मेन पार्ट्स ऑफ सेल के ऊपर हम लोग थोड़ा क्या करेंगे, डिबेट करेंगे। आई थिंक समझ में आ रही होगी, दोबारा पढ़ेंगे तो और भी अच्छे तरीके से आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। नहीं सर। सर जी क्लास की एक बार ना टाइमिंग बता दीजिए सब कुछ। और टाइमिंग सवेरे क्लास प्रारंभ होती है 8:30 और 9 के बीच में, जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन करते हैं। फिर दोपहर में क्लास होती है 2:30 या 3 बजे से होगी, जिसमें हम लोग 2:30 बजे से मतलब क्या करते हैं, तो हम लोग लुसेंट पढ़ रहे थे, जिसमें भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे थे। और फिर शाम में आपकी क्लास होती है, जिसमें शाम में क्लास आधे से शुरू हुई है, इसको कंटिन्यू रखेंगे। बीच में एब्सेंट भी हो सकती है, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ तो मुझे काम लग जाता है, ठीक है। तो शाम में जो क्लास होगी मुख्य रूप से साइंस की होगी। हमारा वादा है हमारे क्लास से आपको 65 नंबर आपको उपलब्ध करवाना है, ठीक है। 10 नंबर अपने विवेक का प्रयोग करके आप लाइए, ठीक है। 5 नंबर आपके लक के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और आपको 80 नंबर किसी भी तरह से प्राप्त करवाना, जो कि आपके एग्जाम के प्री के कटअप के लिए निश्चित है, ठीक है। तो पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, ठीक है, साथ में मैथ वगैरह भी पढ़ेंगे, बिहार भी पढ़ाऊंगा, बिहार भी मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, ठीक है। और इसी के साथ आपका 1 डे एग्जाम का प्रिपरेशन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए ओके सर। मैं
एक दो दिन से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं टेलीग्राम पे भी 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, वैसे भी मैंने ऑफलाइन में बहुत दिन पढ़ाया है, ठीक है। अब यहाँ पे जानते हैं कोशिका के मुख्य भाग के ऊपर बात करेंगे तो मेन पार्ट्स ऑफ सेल में चलेंगे तो सबसे पहले सेल वॉल होता है, ठीक है। अब कोशिका भित्ति, अभी कोशिका भित्ति का काम क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, किससे बना होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहने वाला है, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। कोशिका सेल वॉल की बात करेंगे तो सबसे पहले ये केवल पादप में होता है, ठीक है। ध्यान में पूछा जाता है जंतु कोशिका में इनमें से क्या नहीं पाया जाता, ठीक है। क्या दे देगा, जंतु कोशिका में इनमें से क्या नहीं पाया जाता, तो ध्यान में रखिएगा भाई साहब, कोशिका भित्ति जो होता है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड पहला। दूसरा प्रश्न पूछेगा कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, क्या बताएंगे आप लोग, तो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। ध्यान रखें। आप पूछेगा कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है, तो कोशिका भित्ति को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे, ठीक है, जीवाणु का कोशिका भित्ति की बात करेंगे तब पेप्टी, ठीक है, क्या नाम है, पेप्टी डोगल केन का बना होता है, ठीक है। ध्यान रखें, ठीक है, डोगल केन का बना होता है, ठीक है। तो जैसे कोशिका भित्ति हम लोग मुख्यतः पढ़े थे किसका बना होता है, तो ध्यान में रखें सेलुलोज का बना होता है, लेकिन केवल जीवाणु का जो कोशिका भित्ति जो है ना पेप्टियो डोगलेन का बना होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो मैंने आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा, बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, पादप कोशिका में या फिर जंतु कोशिका में, क्या बताएंगे, केवल पादप कोशिका। वेरी गुड, पादप कोशिका में, ठीक है। आप हमें ये बताइए कोशिका भित्ति बना किसका होता है, क्या बताएंगे, सेल्यूलोज का। सेलुलोज का। कोशिका भित्ति का काम क्या होता है, निश्चित आकृति, ठीक है, एक निश्चित आकृति में आकार बनाए रखने में सहायक होता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे पूछूं जीवाणु का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, क्या बताएगा, पेप्टी डोगल केन का। पेप्टी डोगल केन का बना होता है, ठीक है। चलिए आप चलते हैं कोशिका झिल्ली में चलते हैं, ठीक है। माइक बंद कर लीजिए, हल्ला हो रही है, ठीक है। कोशिका जो किताब पलट रहा है माइक बंद कीजिए, ठीक है। कोशिका झिल्ली की बात करेंगे जिसको अंग्रेजी में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं, ठीक है। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। यह कैसा होता है, तो अर्ध परागम्य झिल्ली होता है। कैसा होता है, यह अर्ध परागम्य झिल्ली होता है जिसको सेमी पिरेम्बल कहते हैं, ठीक है, सेमी पिरेम्बल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका मुख्य कार्य की बात करेंगे, इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना होता है, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य की बात करेंगे तो कोशिका के अंदर जाने वाला और कोशिका के बाहर आने वाले पदार्थों का मतलब निर्धारण करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप लोग बोले थे उस समय, जैसे आपने बताया मतलब कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, उसी तरह कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, क्या बताएंगे, प्रोटीन का। लिपिड का बना था। लिपिड इज द वन टाइप्स ऑफ प्रोटीन। लिपिड क्या है, प्रोटीन है, लेकिन मुख्य रूप से अगर बात करेंगे कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो ध्यान में रखें लिपिड की बनी होती है, ठीक है। यह लिपिड घटक, ठीक है, ये लिपिड घटक फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे कोशिका झिल्ली की बात करें, कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना की बात करेंगे 1972 में सिंगर एवं निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, ठीक है। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना की बात करेंगे 1972 में सिंगर एवं निकोलसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया, ठीक है। जिसे क्या बोलेंगे, जिसे तरल किरमिर नमूना के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतलीय प्रकृति के कारण द्विसतह के भीतर प्रोटीन मतलब क्या होता है, पार्श्विक गति करता है, ठीक है। तो लिपिड क्या होता है, प्रोटीन नहीं होता है। तो कोशिका भित्ति में अगर बात करेंगे, कोशिका झिल्ली में बात करें, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो सबसे पहले बताइए यह मतलब कोशिका झिल्ली जो था अर्ध परागम्य झिल्ली होता है फिर परागम्य झिल्ली होता है, कैसा होता है, परागम्य होता है। कोशिका झिल्ली की बात करें किसका बना होता है, कोशिका झिल्ली लिपिड का बना होता है। क्या होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है या फिर दोनों होता है, दोनों होता है सर। झिल्ली के द्वारा घिरे होते इस झिल्ली को कोशिका का क्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए लिपिड की बात करें, लिपिड किसके घटक होते हैं तो क्या बताएंगे, फास्फोग्लिसराइड के मतलब क्या होते हैं, घटक होते हैं, ठीक है। चलिए आप चलेंगे इधर। अब तीसरा नंबर पे क्या है, तो तीसरा नंबर पे हमें क्या है, तारकाय है, ठीक है। तारकाय को क्या बोलते हैं, तारकाय सेंट्रोसोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, तो तारकाय को क्या बोला जाता है, तो ध्यान में रखेंगे क्या बोला जाता है, तो सेंट्रोसोम बोला जाता है, ठीक है। अब इसको भी जरा देखेंगे ये क्या है, इन सारे चीजों को जरा समझने की हम क्या करते हैं
कोशिश करते हैं। चलिए अब बात करें तारकय की खोज किसने की थी। सबसे पहला प्रश्न जो होता हमारा यही पूछा जाता, बताइए। बिल्कुल ठीक है, गोवेरी ने की थी, बहुत सुंदर, बिल्कुल वेरी गुड, ठीक है। यह केवल किसमें पाया, तारकय केवल ध्यान में रखिएगा सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। केवल पादप कोशिका में क्या पाया जाता था जो जंतु कोशिका में नहीं था? लवक पाया जाता। अरे अभी तो पढ़े ना। कोशिका कोशिका भित्ति सर। कोशिका भित्ति की बात करेंगे वो केवल पादप कोशिका में है, जबकि सेंट्रोसोम तारकाय की बात करेंगे तो केवल जंतु कोशिका में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे तारकाय की बात करें, तारकाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिसे मतलब क्या सेंट्रियोल कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सेंट्रियोल जो होता है ना समसूत्री विभाजन में ध्रुव का कार्य करता है, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे समसूत्री विभाजन में, ठीक है, क्या करता है, ध्रुव का काम करता है, कौन का, सेंट्रियोल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ध्यान में रखें तारकाय की खोज किसने की थी, बावेरी ने की थी। पहला क्वेश्चन यही बनेगा। तारकाय के अंदर, ठीक है, एक या दो कण जैसी रचना होती है जिसे क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं, और समसूत्री विभाजन में ध्रुव का काम करता है, ठीक है। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको अंतःप्रदेयी जालिका कहते हैं, इसके बारे में जान लेंगे, ठीक है। तो ये इससे बहुत प्रश्न पूछता है, ठीक है, इससे बहुत सारा प्रश्न पूछता है, ध्यान में इसको ईआर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं, ईआर बोलते हैं, ठीक है। अब इसको देखेंगे यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त, ठीक है, छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है जिसे अंतःप्रदेयी जालिका कहते हैं, ठीक है। प्रायः राइबोसोम अंतःप्रदेयी जालिका के बाहरी सतह पे चिपके रहता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और बात करेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा प्रकार का राइबोसोम मिलेगा, 70S या फिर 80S? 70S हमारे में बड़ा वाला। प्रोकैरियोटिक में 70S था ना? हाँ सर यूकैरियोटिक में अभी गड़बड़ा रहे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखेंगे राइबोसोम अंतःप्रदेयी जालिका के बाहरी सतह पे मतलब क्या होता है, चिपका हुआ रहता है, ठीक है। जिस अंतःप्रदेयी जालिका के सतह पर राइबोसोम मिलते हैं इसे खुरदरी अंतःप्रदेयी के जालिका कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, खुरदरी अंतःप्रदेयी जालिका कहते हैं, मतलब खुरदरी होता है, ठीक है, क्या होता है, खुरदरी होता है, ठीक है। तो जिस अंतःप्रदेयी जालिका के सतह पर राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदरी अंतःप्रदेयी जालिका कहते हैं, ठीक है। राइबोसोम की अनुपस्थिति पे अंतःप्रदेयी जालिका चिकनी लगती है, अतः इसे चिकनी अंतःप्रदेयी का जालिका कहते हैं। मतलब राइबोसोम अगर प्रेजेंट रहेगा तो वहां का सतह खुरदरी हो जाएगा, राइबोसोम अगर एब्सेंट रहेगा तो मतलब क्या होगा, चिकनी हो जाएगा, ठीक है। जो कोशिकाओं के प्रोटीन संश्लेषण एवं श्रवण में सक्रिय भाग लेती है, ठीक है। बात करेंगे जो कोशिकाओं के प्रोटीन संश्लेषण एवं श्रवण क्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेती है, उनमें बात करेंगे, उनमें खुरदरी, ठीक है, अंतःप्रदेयी जालिका बहुतायत रूप में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चिकनी अंतःप्रदेयी जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। प्रोटीन संश्लेषण की बात करेंगे तो प्रोटीन संश्लेषण श्रवण में कैसा होगा, खुरदरा वाला, ठीक है। लिपिड में कौन सा होगा, लिपिड में कौन सा होगा, तो लिपिड का मतलब चिकना होगा, लिपिड में कौन होगा, चिकना वाला होगा, ठीक है, बिल्कुल। लिपिड की भौतिक स्टीरियाडल हार्मोन चिकने अंतःप्रदेयी जालिका में होता है, ठीक है, लिपिड भी होता है और साथ में उसको स्टीरायडल, ठीक है, ये भी एक हार्मोन है, ये भी मतलब चिकना में होता है। जबकि प्रोटीन संश्लेषण किसमें होगा, तो खुरदरा वाला में होगा, ठीक है, किसमें होगा, तो खुरदरा वाला में होगा, ठीक है। तो यही आपको ध्यान में रखना है, इसको क्या बोलते हैं, ईआर बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और भी है, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको ईआर कहते हैं, तो ईआर का मुख्य कार्य उन सभी बसाव एवं प्रोटीन का संचलन करना जो विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का मतलब क्या करता है, निर्माण करता है। सामान्यतः इसके द्वारा कोशिका द्रव और केंद्र के विभिन्न भागों में पदार्थों का मतलब क्या किया जाता है, तो संचलन किया जाता है, ठीक है। फिर से समझिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है, तो सभी बसाव एवं प्रोटीन का संचरण करना जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं, ठीक है। सामान्यतः इसके द्वारा कोशिका द्रव और केंद्र के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचलन किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब हम आते हैं राइबोसोम, ठीक है।
राइबोसोम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम किसने मतलब राइबोसोम, तो सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा जीई पैलेट ने, ठीक है, 1953 में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा। तो अगर पूछेगा पादप कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा, तो क्या बताए, रॉबिन्सन एवं ब्राउन बताएंगे। क्या बताएंगे? रॉबिन्सन और ब्राउन। बिल्कुल, रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने सर्वप्रथम 1953 में पादप कोशिका में, ठीक है, देखा राइबोसोम को। लेकिन पैलेट की बात करें 1953 में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा, ठीक है। लेकिन इसका नामकरण करने के लिए फिर तीसरा व्यक्ति निकल कर आएगा। नामकरण किसने किया, तो 1958 में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। किसने किया? रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। तो यहाँ पर 3 वैज्ञानिक का नाम आया। पहला वैज्ञानिक, ठीक है, रॉबिन्सन एवं ब्राउन, ठीक है। देखिए 1953 में क्या करता है, पादप कोशिका में राइबोसोम को देखना है। देखिए जब बात की जंतु कोशिका में 1953 में राइबोसोम को किसने देखा? पैलेट। राइबोसोम का नामकरण किसने किया, तो क्या बताएंगे? रॉबर्ट ने किया 1958। रॉबर्ट ने किया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बार राइबोसोम अगर पूछेगा बना किसका होता है, तो क्या बताएंगे? तो राइबोन्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन का। राइबोन्यूक्लिक एसिड, हाँ वो भी प्रोटीन है। राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको आरएनए बोलते हैं, आरएनए नामक अम्ल एवं प्रोटीन की मतलब क्या होती है, बनी होती है, ठीक है। अब बात करेंगे किसके लिए काम होता है, राइबोसोम किसके काम होता है, तो आप देख रहे थे ना, प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात ये प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, ठीक है। प्रोटीन का उत्पादन स्थल की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, तो यही होगा, ठीक है, ध्यान रख, बिल्कुल। चलिए, इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री बात करेंगे तो इसी को कहा जाता है, ठीक है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान में आपको रखेंगे, ठीक है। अब बना किसका होता है, तो आरएनए का बना होता है, साथ में अम्ल एवं प्रोटीन भी होता है, ठीक है। राइबोसोम में बात करें, राइबोसोम में कोशिका द्रव में नहीं, ठीक है, राइबोसोम केवल कोशिका द्रव में नहीं बल्कि हरित लवक, ठीक है, सूत्रकणिका, ठीक है, सूत्रकणिका उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एवं खुरदरी अंतःप्रदय की जालिका में भी पाया जाता है, खुरदरी वाला में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो खुरदरी अंतःप्रदय जालिका में भी पाया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो केवल राइबोसोम केवल कोशिका द्रव में नहीं, हरित लवक में भी, ठीक है, ध्यान में, साइटोप्लाज्म इसको कहते हैं, सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया एवं खुरदरी अंतःप्रदय जालिका में भी आपको देखने को मिलता है। यूकैरियोटिक की बात करेंगे एटीएस होता है, और यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, यूकैरियोटिक, एटीएस, प्रोकैरियोटिक, 70S, ठीक है, ध्यान में रखिए। यहाँ पर एस का मतलब क्या होता है, एस की बात करें स्वेडबर्ग, हाँ बिल्कुल, ठीक है, स्वेडबर्गस इकाई है। एस क्या है, स्वेडबर्गस इकाई है, बिल्कुल। अपसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है या अप्रोच रूप से आकार एवं घनत्व को मतलब क्या करता है, व्यक्त करता है, ठीक है। आप चलेंगे अस्थनि में, अस्थनि समझते हैं ना, अस्थनि मतलब मैमल, ठीक है, मनुष्य क्या है, मैमल्स है, ठीक है। अस्थि में लाल रक्त कण में राइबोसोम एवं अंतःप्रदय जालिका नहीं पाया जाता, ठीक है। तो अस्थनि में बात करेंगे तो लाल रक्त, अस्थनि में लाल रुधिर कण में राइबोसोम, ठीक है, हमारे बॉडी में राइबोसोम, ठीक है, मतलब आरबीसी में राइबोसोम एवं अंतःप्रदय की जालिका नहीं पाया जाता। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है, ठीक है, ध्यान में रखें, लाल रुधिर कण के द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इन चीजों को बता दिया। आप चलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, क्या बताएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल, 1866 में माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या किया गया, 1886, सॉरी, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, 1886 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन के द्वारा किया गया था। लेकिन इसका नामकरण किसने किया, नामकरण किसने किया, बिल्कुल बेंडा ने मतलब क्या किया, इसका नामकरण किया, ठीक है। अब कोशिका का श्वसन स्थल कौन है, तो क्या बताएंगे, कोशिका का श्वसन स्थल क्या बताएंगे, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो कोशिका का आपका क्या होता है, तो श्वसन स्थल होता है, ठीक है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या मतलब कोशिका में मतलब क्या होती है, निश्चित नहीं होती है, ठीक है। ऊर्जा युक्त अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, किसमें होता है, तो ऊर्जा युक्त, ठीक है, बिल्कुल, ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइक कहाँ से हो रही है इतना ज्यादा, बाइक करेंगे, पीके याद अवॉइड कीजिए, ठीक है। इसीलिए बात करें, इसमें काफी मात्रा में क्या होता है, ऊर्जा मतलब प्राप्त होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का मतलब क्या बोलते हैं, शक्ति केंद्र, या फिर मतलब क्या बोलते हैं, पावर हाउस कहते हैं, ठीक है, पावर हाउस ऑफ वॉल कहा जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली, ठीक है, एटीपी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली एटीपी
संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में एटीपी, ठीक है, संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, इसलिए इसको कोशिका का मतलब क्या बोलते हैं, इंजन भी कहते हैं, ठीक है। बात करेंगे, इसे यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में मतलब पाया जाता है, तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका इसको माना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में एकल वृत्ताकार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद कीजिएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए एवं अणु एवं कुछ आरएनए से, ठीक है, कुछ आरएनए जो कि राइबोसोम 70S तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन के द्वारा मतलब क्या होते हैं, विभाजित भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में एकल वृत्ताकार, ठीक है, डीएनए अणु एवं आरएनए, ठीक है, राइबोसोम आरएनए राइबोसोम 70S, ठीक है, ध्यान था, प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन के द्वारा मतलब क्या होते हैं, विभाजित भी होते हैं। CS किसने बताया? इसीलिए यूकेरियोटिक में 70S, इसीलिए यूकेरियोटिक में 70S और 80S दोनों होता है। कभी मुख्य रूप से 80S, कभी कभी 70S भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन 80S, ठीक है। तो 70S माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है, आप 70S केवल होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में हरित लवक में पाया जाता है, डीएनए केंद्रक के अलावा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में हरित लवक, डीएनए केंद्रक के अलावा ध्यान में रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में हरित लवक में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हरित लवक में मिलता है, आरबीसी में भी नहीं होता है सर, मिलेगा केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में भी आपको डीएनए आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना आप क्या रखें, इतना याद रखें, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो आगे भी कुछ प्रश्न है, उसको भी जरा देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखें गोल्जी का है, ठीक है, ध्यान में, ये भी जिसको गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, तो इसको जरा हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, नाम में ही लगा हुआ, इसकी खोज किसने की थी, क्या बताएंगे? बिल्कुल, कैमिलो। कहाँ का था वैज्ञानिक, कहाँ का था, तो क्या बताएंगे? इटली का था, ठीक है, बहुत सुंदर। कहाँ का? इटली का था। यह सूक्ष्म नलिकाओं, ठीक है, के समूह एवं थैलियों का बना होता है। गोल्जी का किसका बना होता है, तो सूक्ष्म नलिकाओं एवं समूह एवं थैलियों का बना होता है, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन एवं पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती है। यदि कोई पदार्थ कोशिका के बाहर स्रावित होता है तो उसको उस स्थान पे पहुंचाने के काम जो करती है, ठीक है। तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे मतलब क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती है, ठीक है। इस प्रकार गोल्जी काय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं, मतलब बाहर भीतर ये करते रहता है, इसीलिए यातायात प्रबंधक कहा जाता है। कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं, यातायात मैनेजर भी कह सकते हैं, ट्रांसपोर्ट मैनेजर कहते हैं, इसे गोल्जी काय को कहते हैं, बिल्कुल, ठीक है। ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। साथ में बात करेंगे तो ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान में रखेगा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शकरा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, ठीक है। तो ध्यान में आपको ये रखना है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शकरा से किसका क्या बोलते हैं, संश्लेषण होता है, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, ठीक है। राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर कौन सा बनता है, राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर क्या बनता है, ग्लाइकोप्रोटीन बनता है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन बनता है, बिल्कुल, बहुत सुंदर। गोल्जी काय की बात करें तो गोल्जी काय में ग्लाइकोलिपिड का भी मतलब निर्माण होता है, तो एक ग्लाइकोप्रोटीन भी बन जाएगा। अब बात करें ग्लाइकोलिपिड ही हो जाएगा, ठीक है। देखिए 3 क्लास में सोच रहा हूँ प्रतिदिन फिर से लेने का, आप लोग का वनडे एग्जाम आ गया, उसी को बेस बनाकर 4 क्लास ले लीजिए। संभव नहीं है 3 ले लूँ, वही बहुत है, ठीक है। सवेरे में आपकी आरएनए चलती, क्योंकि मैं 1 घंटा के क्लास नहीं 1.5 घंटा के ले रहा हूँ। सवेरे में आरएनए करंट अफेयर्स स्टैटिक चल रहा है, दोपहर में आपका लुसेंट से करवा रहा हूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री करवा रहा था, और शाम में क्या करेंगे, साइंस रख देंगे, ठीक है। बाकी जितने भी नए लोग हैं, ठीक है, क्या करेंगे, सारा अपडेट आपका होमवर्क ग्रुप में जाता है। होमवर्क ग्रुप का लिंक यहाँ पे है, क्या करें, होमवर्क ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाए, ठीक है। पिन किया हुआ सभी के सभी लोग, जितने भी नए लोग हैं, क्या करें, पिन कर दे रहा हूँ फिर से, होमवर्क ग्रुप में सभी लोग क्या करें, शामिल हो जाए, ठीक है। पिन किया हुआ होमवर्क ग्रुप, ठीक है। चलिए
अब हम लोग आगे चलेंगे लाइसोसोम, क्या बोलेंगे? लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी बताइए हमें जरा। डी डुबो। बिल्कुल, डी डुबो नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? लाइसोसोम का खोज किया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बाकी यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। कैसी होती है? सूक्ष्म होती है, गोल होती है, इकहरी झिल्ली से मतलब एक ही झिल्ली से घिरी हुई, ठीक है, थैली जैसी क्या होती है? रचना होती है। ठीक है, इसका निर्माण की बात करेंगे तो इसका निर्माण, ठीक है, संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जी काय में होता है। ठीक है, लाइसोसोम का निर्माण किसमें होता है? तो गोल्जी बॉडी में ही इसका निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान रखें, गोल्जी बॉडी में ही क्या होता है? इसका निर्माण होता है। ठीक है, अब बात लाइसोसोम जो होता है सभी प्रकार की जल अपघटीय एंजाइम, जैसे कि बात करें हाइड्रोलेजेस, ठीक है, लाइपेजेस, ठीक है, प्रोटोएजेस एवं कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। ठीक है, जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। तो लाइसोसोम में सभी प्रकार के जल अपघटीय एंजाइम मिल जाते हैं। जैसे कि बात करेंगे हाइड्रोलेजेस आपको मिलेगा, लाइपोजेस मिलेगा, प्रोटोएजेस मिलेगा, ठीक है, कार्बोडाइहेड्रेज, ठीक है, ये भी आपको मिलेगा। सब में जो लगा हुआ याद कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे मिलते हैं जो कि अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक मतलब क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। बात करेंगे ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लियर क्रम आदि के पाचन में मतलब क्या होता है? सक्षम होता है। ठीक है, इस एंजाइम की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लियर अम्ल आदि के, ठीक है, पाचन में क्या होता है? क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। ठीक है, इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं, सुसाइड वेसल्स भी कहते हैं, मतलब आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती। लेकिन साथ साथ आपको ध्यान में रखना क्या है, तो स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। ठीक है, स्तनधारियों के लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम क्या होता है? नहीं पाया जाता है। ठीक है, नोट आप इसको क्या रखें, ध्यान में रखें, आपके लिए इम्पोर्टेंट है सर। अपवाद है ये। ठीक है, स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, अपवाद है। ठीक है, ये सर दो ऐसे जंतु हैं सर जिसका अपवाद है, ऊंट और लामा। ठीक है, आप वो आगे चल के मिल ही जाएगा कहीं पे जब इसको खत्म करेंगे तो। ठीक है, अब आगे चलते हैं लवक। लवक तो जानते क्या होता है? प्लास्टिड कहते हैं। ठीक है, ये लवक किसमें मिलेगा? ठीक है, तो केवल पादप कोशिका में मिलेगा। किसमें मिलेगा? पादप कोशिका में केवल देखने को मिलेगा। ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, एक होता है अवर्णी लवक होता है जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, एक होता है वर्णी लवक जो होता है क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका काम पूछ देता है, इसका काम क्या क्या निर्धारण करने में होता है। ठीक है, तो हरित लवक की बात करेंगे तो हरित लवक जाना हरा है तो हरा ही होगा ना, ये हरा रंग का होता है। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट किसा हरा रंग का होता है, क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, इसी वजह से क्लोरोप्लास्ट का रंग क्या होता है? हरा होता है। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पौधा के लिए, क्या होता है? बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इसी के सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। किसके सहायता से? पर्णहरित की सहायता से पौधा जो होता है क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करता है और मतलब क्या बनाता है? भोजन बनाता है। ठीक है, इसीलिए हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर भी बोलते हैं, मतलब किचन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित लवक को बात करेंगे पौधे का मतलब किचन या फिर क्या बोलते हैं? रसोई घर कहते हैं। ठीक है, इसमें बात करेंगे, इसमें राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो इसमें राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बात करें क्लोरोप्लास्ट में डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति उन्हें स्वप्रति के लिए योग्य बनाती है। ठीक है, मतलब खुद ही मतलब ये भोजन बना सकता है। ठीक है, इसमें डीएनए और मतलब आरएनए दोनों होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? तो डीएनए और आरएनए आपको दोनों आपको मिलेगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में बात करेंगे तो डीएनए और आरएनए आपको दोनों आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखें, क्लोरोप्लास्ट में क्या मिलेगा? आपको डीएनए भी मिलेगा और आपको आरएनए भी मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लोरोफिल में पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम देखने को मिल जाएगा एवं क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीज। ठीक है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, ठीक है, एवं क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीज, Fe और Cu तत्व पाया जाता है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल की बात करेंगे तो उसमें केवल मैग्नीशियम। ठीक है, क्लोरोफिल में क्या मिलेगा? मैग्नीशियम मिलेगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्या मिलेगा? मैग्नीज भी मिलेगा, लोहा भी मिलेगा और तांबा भी मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना, क्लोरोप्लास्ट में क्या मिलेगा? मैग्नीज मिलेगा, लोहा मिलेगा और साथ में आपको क्या मिलेगा? तांबा मिलेगा। ठीक है, जबकि क्लोरोफिल में क्या मिलेगा? क्लोरोफिल में क्या मिलेगा? तो क्लोरोफिल में क्या मिलेगा? मैग्नीशियम मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखें।
अब यहाँ पे देखिए पत्तियों का रंग की बात करेंगे पीला, कुछ कुछ पत्तियों का रंग, जो ज्यादातर पत्तियों का रंग तो क्या होता है, हरा ही होता है, जो कि किसकी वजह से, क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है, ठीक है। लेकिन कुछ पत्तियों का रंग पीला हो जाता है, कैरोटीन के निर्माण के कारण जो होता है पत्तियों का रंग क्या होता है, पीला होता है। कैरोटीन क्या है, तो एक प्रकार का प्रोटीन ही है, क्या है ये, एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन ही है। होता है शायद, क्या, गाजर का रंग जो लाल होता है शायद वो भी कैरोटीन बिल्कुल, से वो ही भी मतलब कैरोटीन की वजह से ही होता है, ठीक है। अब आते हैं ल्यूकोप्लास्ट आते हैं, ठीक है। कैरोटीन दूध में भी पाया जाता है, दूध का रंग भी जब देखेंगे तो उसी की वजह से होता है। कैरोटीन के कारण पीला होता है गाय के दूध। अच्छा, ठीक है। आप चलेंगे अवर्णी लवक, अवर्णी लवक को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, तो ये रंगहीन होता है, इसमें कलर नहीं। तो देखिए अवर्णी मतलब वन, वन का मतलब क्या था, रंग होता है, ठीक है। वन व्यवस्था, ऋग्वेद में वन व्यवस्था किस रंग पे आधारित थी, ठीक है। वन शब्द जो था रंग से ही निकल कर आया, ठीक है, ध्यान रखिए। अवर्णी लवक का मतलब क्या था, ल्यूकोप्लास्ट इंग्लिश में कहते हैं, मतलब इसमें कोई कलर नहीं होता। ये पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित होता है, ठीक है। क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से वंचित, जैसे जड़ों में पाया जाता है, भूमिगत तनों आदि में यह भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है, ठीक है। तो अवर्णी लवक जो होता है पौधे के उस भाग में पाया जाता है जहां पे सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंच पाती है। मुख्य रूप से इनका काम क्या होता है, तो भोज्य पदार्थों का मतलब क्या करना, संग्रह करना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यानी इसमें मंड, वसा और प्रोटीन कनिकाओं का संग्रह रहता है, ठीक है। मंड क्या होता है, स्टार्च को बोलते हैं, तो इसमें मंड की बात करेंगे, वसा की बात करेंगे, और प्रोटीन कनिकाओं का मतलब क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, संग्रह होता है, ठीक है। किसमें, अवर्णी लवक में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, अवर्णी लवक का। उसके बाद है वर्णी लवक, वर्णी लवक को क्या क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ये मतलब रंगीन होते हैं, वर्णी लवक कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, ठीक है। आप देखेंगे जो प्राय मतलब किस किस रंग के हो सकते हैं, लाल भी होते हैं, पीले भी होते हैं, नारंगी रंग के भी होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि बनते हैं, ठीक है। पौधा का पुष्प का तो डिफरेंट रंग हो सकता है, तो इसमें किसके सहयोग से पौधा का पुष्प का रंग होता है, तो वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट। फल भित्ति की बात करेंगे, फल का भी देखिएगा मतलब अलग अलग होता है फल भित्ति का रंग। साथ में बीज की बात करेंगे तो सारा का सारा कलर जो होता है वर्णी लवक के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। जबकि बात करेंगे यहाँ पे जैसे हम लोग हरित लवक की बात, हरित लवक का रंग केवल हरा होगा, ठीक है, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट का रंग विभिन्न रंगों का हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ प्रश्न है, देखेंगे जैसे वर्णी लवक के अन्य उदाहरण, टमाटर में क्या होता है, लाइकोपिन, टमाटर में क्या होता है, लाइकोपिन की वजह से इसका कलर होता है। गाजर में क्या होता है, कैरोटीन होता है, और चुकंदर में क्या होता है, विटामिन होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्या होता है, विटामिन होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सारे के वजह से इन सबका रंग होता है, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ प्रश्न और भी आता है, जैसे देखें वनस्पति को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक जो होता है क्या होता है, फाइकोसाइनिन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, ठीक है। आप देखेंगे परावैंगनिक किरणें जो आती है, जिसको ओजोन परत जो क्या कर लेता है, अपक्षय कर देता है, रोक देता है। लेकिन आप देखोगे, ठीक है, आप यहाँ पे देखना है, क्या देखना है, यहाँ पे परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक जो होता है वनस्पति में क्या होता है, तो फाइकोसाइनिन होता है। क्या होता है, फाइकोसाइनिन होता है, ठीक है, ध्यान में रखें, बिल्कुल। अब 10वां नंबर टॉपिक जो है वैकल्स है, जिसको हम रसधानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रसधानी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको देखेंगे क्या है, तो रसधानी के बारे में हम लोग जानते हैं कोशिका की निर्जीव रचना है। कैसी रचना है, निर्जीव रचना है। रसधानी की बात करें मरी हुई या फिर कोशिका की निर्जीव रचना है। इसमें क्या बात करेंगे, इसमें तरल पदार्थ भरी होती है। क्या भरी होती है इसमें, तो इसमें आप देखोगे इसमें क्या होता है, तो तरल पदार्थ भरी होती है, बहुत सुंदर। दूसरी बात, माइक बंद कीजिए। जंतु कोशिका में यह अनेक एवं बहुत छोटी होती है, जंतु कोशिका में अनेक पाई जाती है और बहुत छोटी होती है, ठीक है। लेकिन बात करेंगे परंतु पादप कोशिका में यह कोशिका का, ठीक है, रसधानी जो होता है 90% स्थान मतलब घेर लेता है। पादप कोशिका में कितने प्रतिशत स्थान घेर लेता है, ये पादप कोशिका में 90% स्थान जो होता है घेर लेता है, ठीक है। दूसरी बात, रसधानी के बारे में और बात करें, रसधानी, रसधानी में बोल रहा हूँ, रसधानी के बारे में बात करें, एकल झिल्ली से आवृत होती है, जिसे टोनोप्लास्ट के, रसधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है, मतलब घिरा हुआ होता है एकल झिल्ली से, और झिल्ली से जो घिरा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। अमीबा में, ठीक है, अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अमीबा का जो उत्सर्जन जो होता है, ठीक है, मतलब सभी जीव जंतु में उत्सर्जन होगा, तो अमीबा में जो उत्सर्जन जो होता है उसके लिए संकुचनशील रसधानी ही मतलब क्या है, जिम्मेदार है, ठीक है।
तो यहाँ पे रसधानी से कुछ प्रश्न और भी कहते, सबसे पहले मेरे कोशिका की कैसी रचना है, निर्जीव रचना है या फिर सजीव रचना है कोशिका का, क्या बताएंगे? बिल्कुल, कोशिका के कैसी रचना है, ध्यान में, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, एक ही बार बोलना है, मेरे तक आवाज आ जाती है। निर्जीव रचना है, कैसी रचना है ये कोशिका की, तो ध्यान में रखेंगे कोशिका की ये निर्जीव रचना है, ठीक है। बात करेंगे इसमें क्या होता है, तो इसमें तरल पदार्थ क्या होती है, भरी रहती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पादप कोशिका का कितना प्रतिशत स्थान जो होता है रसधानी मतलब घेर लेता है, तो क्या बताएंगे? 90%। बिल्कुल 90% स्थान जो होता है रसधानी जो होता है घेर लेता है, ठीक है। रसधानी में झिल्ली जो होती है एकल होती है फिर बहुल होती है, क्या होती है? और जो उसको क्या बोलते हैं, उसको लास्ट। ठीक है। बात करेंगे संकुचनशील रसधानी किसके उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो क्या बताएंगे? अमीबा के लिए। अमीबा के लिए, बहुत सुंदर, ठीक है। अब चलते केंद्रक में चलते हैं, ठीक है। केंद्रक की बात करें अंग्रेजी में इसको न्यूक्लियस कहते हैं, और इसका खोज किसने की थी? रसधानी पाया जाता है कि नहीं? जंतु ही है ना, मतलब जंतु के कैटेगराइज किया गया है, तो है तो ये अमीबा का में पूरा तो बोला 90% हमारा वो हो जाता है, राजधानी हो जाता है। में तो दिया हुआ ना, जंतु कोशिका में अनेक होता है, बहुत सारा होता है, अनेक छोटे-छोटे होता मतलब है, बना होता लेकिन है। बहुत छोटी जबकि होती है। पादप कोशिका में बात करें 90% पादप कोशिका का पार्ट होता है, दोनों में पाया जाता है रसधानी। ठीक है, केंद्रक की बात करेंगे तो केंद्रक की खोज किसने की थी, तो क्या बताएंगे? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। ये कोशिका का सबसे मतलब क्या होता है, तो कोशिका का सबसे मतलब क्या होता है, प्रमुख अंग होता है, ठीक है। ये कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है, कोशिका के प्रबंधक के समान काम करता है, ठीक है। केंद्रक द्रव से धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ा। केंद्रक द्रव में धागे नुमा पदार्थ जो होता है, जो कि जाल के रूप में बिखरा हुआ दिखलाई पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्रोमेटिन की बात करें, क्रोमेटिन नाम किसने दिया? क्रोमेटिन नाम क्या बना होता है? हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। किसका बना होता है क्रोमेटिन, किसका बना होता है? तो प्रोटीन हिस्टोन एवं डीएनए, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल सही, वेरी गुड, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक मोटे एवं छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाता है, ठीक है। तो कोशिका विभाजन के समय क्या होता है, सिकुड़ जाता है, सिकुड़ कर अनेक मोटे एवं छोटे धागे के रूप में क्या होता है, संगठित हो जाता है, ठीक है। इन धागों को मतलब क्या बोलते हैं, इन धागों को क्या बोला जाता है? क्रोमोसोम, गुणसूत्र। क्रोमोसोम बोला जाता है, गुणसूत्र बोला जाता है, ठीक, बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक जाति के जीवधारियों के सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चित होती है, सब में फिक्स होता है, बहुत सारा नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे मानव में बात करेंगे 23 जोड़ा होता है, चिंपांजी मनुष्य का समकालीन माना जाता है, मनुष्य चिंपांजी का समकालीन है तो एक जोड़ा उसमें ज्यादा होता है, 24 होता है। अब बंदर में कितना, 21 होता है। बार बार एग्जाम में चिंपांजी का पूछा जाता है, ठीक है। तो मनुष्य में 23 होता है और चिंपांजी में 24 होता है, और बंदर में कितना होता है, 21 होता है, ठीक है। मनुष्य की बात करेंगे तो हम लोग जो है चिंपांजी पे गोरिल्ला बोलते हैं, उसके हम लोग समकालीन है, मतलब हमारा विकास वहीं से हुआ है, ठीक है। अब चलेंगे आगे। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है, जिसे मतलब क्या बोलते हैं, ध्यान में रखेंगे, मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, तो उसको मैट्रिक्स बोला जाता है। मैट्रिक्स दो परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलीकृत सूत्र दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स में जाएंगे तो दो परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखाई पड़ते, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्रोमोनीमाटा, ठीक है, ध्यान में, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्रोमोनीमाटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोनीमाटा में अर्ध गुणसूत्र कहलाता है, ठीक है। प्रत्येक क्रोमोनीमाटा एक अर्ध गुणसूत्र कहलाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र के 2 क्रोमेटिड का बना होता है। इसी प्रकार बात करें, इसे प्रत्येक गुणसूत्र जो होता है कितने क्रोमेटिड का बना होता है, तो 2 क्रोमेटिड का बना होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और दोनों क्रोमेटिड जो होता है कि निश्चित स्थान पे एक दूसरे से मतलब अलग नहीं होते, जुड़े हुए होते, क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और इसे मतलब क्या सेंट्रोमियर कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, तो इसे मतलब क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तो इसको सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो आगे चलेंगे तो क्या, गुणसूत्रों में बहुत से जिन्ह स्थित होते हैं। गुणसूत्रों में क्या होते हैं, तो
तो बहुत से जी। मतलब क्या होते हैं, तो जीन क्या होते हैं आपको ध्यान में रखेंगे, स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी दर से दूसरे पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं, ठीक है। तो जीन की बात करेंगे तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक, ठीक है, लक्षणों का हस्तांतरण करने में इसका प्रयोग होता है, ठीक है, और हमारे अनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। जीन की बात करेंगे तो हमारे अनुवांशिक गुणों के लिए भी जीन क्या होता है, उत्तरदायी होता है। चूंकि ये जीन गुणसूत्रों में स्थित होते हैं एवं गुणसूत्रों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं, इसलिए गुणसूत्रों का वंशागति का वाहक कहते हैं, ठीक है। तो वंशागति निर्धारित करने के लिए तो जीन तो होता है, लेकिन जीन किसके माध्यम से करता है, गुणसूत्रों के माध्यम से करता है, इसीलिए गुणसूत्रों का वंशागति का मतलब क्या कहा जाता है, वाहक कहा जाता है, जो कि एक पीढ़ी से मतलब क्या करेंगे, दूसरे पीढ़ी तक ले जाने का मतलब क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। अब बात करें क्रोमेटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचनाएं दिखलाई पड़ते हैं जिसे केंद्रिका कहते हैं, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। अब बात करें न्यूक्लियस में राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है, ठीक है। तो केंद्रिका में ही राइबोसोम्स के लिए मतलब क्या होता है, आरएनए का मतलब क्या होता है, संश्लेषण होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप बात करेंगे गुणसूत्रों का वंशागणन का सिद्धांत की बात करेंगे, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात करेंगे तो सूटन एवं बावेरी ने दिया था। किसने दिया था, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था, बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे किसने दिया गया था, बिल्कुल ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, यही तक क्लास को रखेंगे, कल हम लोग डीएनए आरएनए की संरचना से पढ़ेंगे। इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिए और डीएनए एवं आरएनए की संरचना से पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। रात में अगर होगा तो स्पेशल क्लास आज फ्री है, तो हो सकता है पॉलिटी वगैरह कुछ पढ़ा दूं तो रात में आ सकते हैं, पॉलिटी वगैरह रात में होगा, पढ़ा देंगे। हेलो सर, बहुत क्लास लेते थे सर एक कोचर में